नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस द हिंदू और दैनिक जागरण के न्यूज़ एनालिसिस में, जिसमें हम जो आज सुबह जो हमने न्यूज़पेपर पढ़ा है उसका हम रिवीजन करेंगे और वो भी एमसीक्यूज बेस में। ठीक है, क्योंकि हमने जो न्यूज़ है उससे किस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है यूपीएससी के एग्जाम में, उस प्रकार का क्वेश्चन हमने बनाया है और उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे और डेली करते हैं। शाम को 9 बजे के आसपास आपकी वीडियो अपलोड हो जाती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और न्यूज़पेपर तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको यूपीएससी का एग्जाम देना है तो न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत आपको डालनी चाहिए। ठीक है, वीडियो से आप कुछ ज़्यादा नहीं सीख पाओगे, क्योंकि आपको खुद को डेवलप करना पड़ेगा, तब आप जाके एक बढ़िया आंसर लिख पाओगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। पहले हम शुरू करते हैं जो हमारा आज जो दैनिक जागरण का जो एडिटोरियल पेज है, जिसमें जो काफ़ी अच्छा एक जो न्यूज़ एडिटोरियल आया था, जिसके अंदर जो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसके अंदर किस प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता है और किस प्रकार के परिवर्तन आज तक हुए हैं उसके बारे में थोड़ा बताया गया, और कुछ हमारा डेटा भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट डेटा भी दिया गया है। इसमें अंदर कहा गया है भी जो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है ना, उसको हम इस प्रकार जो पारंपरिक जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसके आधार पर भी जो हमारी जो मोहत है उसको त्यागना पड़ेगा, ताकि जो शिक्षा व्यवस्था हम प्राप्त करते हैं वह केवल एक सरकारी जॉब या फिर एक अच्छी यानी नौकरी के लिए उस प्रकार की सरकारी यानी शिक्षा को प्राप्त करते हैं, जबकि इस चीज़ को हमें अभी त्यागने की ज़रूरत है। कहा क्या गया है, इसमें कुछ डेटा दिया गया है भी हमारे जो स्वतंत्रता के बाद है, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था में जो स्कूल हैं उनकी संख्या में तो 10 गुना बढ़ोतरी है। यानी जो हमारे 1947 के अंदर एक लगभग 1.5 लाख के आसपास स्कूल थे, जो 2021-22 में बढ़कर 15 लाख की संख्या हो गई है। ठीक है, उसके बाद में कहा गया है इस जबकि जो जो मिड डे मील जैसी जो योजना है उससे जो छात्र हैं उनकी उपस्थिति भी स्कूलों के अंदर वृद्धि हुई है, ताकि जो स्कूल में आने वाले छात्र हैं उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, एक इसके अंदर कहा गया है भी जो हमारी साक्षरता दर है, जो लगभग 1951 में 18% थी, वह भी बढ़कर 74% हो गई है। ठीक है, तो हम अगर कागजी तौर पर देखें तो काफ़ी सुधार हुआ है। मगर हम जब शिक्षा की बात करते हैं तो जो हमारे शिक्षक हैं वह उतने कौशल नहीं है, भी उस प्रकार की शिक्षा प्रदान नहीं कर पाते जिस प्रकार की शिक्षा की हमें आवश्यकता है। ठीक है, जैसे को हम कहते हैं भी एक रट्टू तोते प्रकार की हमें शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, इस प्रकार की शिक्षा की बात कही गई है, तो इसको हमें रोकना पड़ेगा। ठीक है, उनसे जुड़े जैसे जो शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में तो फिर भी कुछ ना कुछ अच्छे से हालात हैं, अभी कुछ अच्छे सॉरी ग्रामीण क्षेत्रों में तो कुछ ऐसे भी हैं जहां पर तो शिक्षक उपलब्ध भी नहीं है। यानी छात्र आते हैं सिर्फ मिड डे मील योजना के तहत, पर वहां पर शिक्षक उपलब्ध नहीं है, और शहरी क्षेत्रों में भी किसी प्रकार की गुणवत्ता का कोई सुधार नहीं देखा जाता। जबकि शहरी क्षेत्रों में हम देखते हैं तो वहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स हैं या फिर जो ट्यूशन्स हैं या फिर जो मेडिकल कॉलेज हैं, जो प्राय निजी कॉलेज हैं, उनको तो काफ़ी यानी बढ़ोतरी हुई है, मगर जो सरकारी स्कूल है उनमें इतने नहीं दिखाने। ठीक है, तो यही बात कही गई है, और इसमें अंदर जो शिक्षक हैं उनका विकास करने की बात कही गई है, और इसमें जो मानसिक बदलने की आवश्यकता, जो शिक्षा होती है उसके जो शिक्षक होते हैं उनकी मानसिकता को बदलने की आवश्यकता पर बात किया गया है। और जन्म निर्माण और अकादमिक उद्योग व जगत व दिग्गज व जो एडवर्टाइज सामाजिक नजरिए के बदलने की दिशा में भी कुछ मिथक है। ठीक है, और लोगों को सबसे पहले तो यह महसूस करना चाहिए भी कम प्रकृति व अपरिवर्तनीय ढंग से बदलते रहे, यानी लोगों को इसके प्रति यानी जो रवैया है उसको बदलने की आवश्यकता है। ठीक है, और एक क्या है भी जिसमें जो इसके अलावा जो आज का जो डिजिटलीकरण है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, मशीनीकरण है आदि का भी हम इसके अंदर उपयोग कर सकते हैं, ताकि हम शिक्षा को और बेहतर बना पाएँ। ठीक है, कुछ इसी प्रकार का है जो आपने ये न्यूज़ अगर एडिटोरियल पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो आपको ये एडिटोरियल एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। इसका जो अगला एडिटोरियल वह भी कुछ इसी प्रकार से है। ठीक है, उसके अंदर भी जो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था, जो शिक्षक है उनकी गुणवत्ता के बारे में भी बात की गई है। ठीक है, जो इसके अंदर कहा गया जो हमारा जो शिक्षक है, जिसके अंदर अभी राष्ट्रीय शिक्षा जो परिषद ये है कि जिम्मेदारी है कि वह गुणवत्तापूर्ण अध्यापकों का पाठ्यक्रम देश के समक्ष प्रस्तुत करे। यानी ये जिम्मेदारी किसकी बताई गई है, अभी जो शिक्षक होते हैं उनका पाठ्यक्रम को इस प्रकार से बनाया जाए ताकि जो हमारे जो कौशल पूर्वक जो शिक्षक है उन हमें प्राप्त हो पाए। ठीक है, इसके अंदर जो गुरुओं की जो हमारे जो वैदिक काल के अंदर जो गुरु होते थे वह क्या करते थे, जो शिक्षा देते थे वो मौखिक रूप में देते थे, यानी जो भी चीज़ होती है उनको बोल बोलकर हमें याद करवाया करते थे। ठीक है, उसके बाद में जो आगे हमारा जो परिवर्तन हुआ, उसके बाद में जो अलग अलग जो दर्शन थे या धर्मशास्त्र थे या महाभारत थे या जैसे महाकाव्य बोलते हैं उनकी रचना हुई, उनका हमें बोध करवाने लगे। जैसे जो
गुरु थे, वह दर्शन का जैसे गीता का इन इत्यादियों का जैसे अध्ययन करवाने लगे। उसके बाद में जो एक बताया गया जो 1854 के अंदर जो वुड डिस्पैच एक्ट आया था या वुड नीति निरपेक्ष उल्लेख किया गया था, भी योगदान की भी बात की है, जिसमें क्या शिक्षकों को तैयार करने के लिए एक औपचारिक व्यवस्था को जन्म दिया गया था। ठीक है, और भारत में 1932 तक लगभग 18 विश्वविद्यालयों में से 13 में शिक्षा विभाग द्वारा स्थापित किए गए थे। अगर हम 1932 तक देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ भी सरकारी विश्वविद्यालयों का ज़्यादा दबदबा था, यानी जबकि जो निजी थे वे इसके अंदर नहीं आए थे। ठीक है, और इसमें सबसे खास योगदान 1964-1966 में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कर में रहा था, और इस एक जिसे हम कठोरी आयोग के भी कहते हैं। ठीक है, कि जो सेवाकालीन शिक्षा के दौरान व्यापक जो इंटरप्रेन्योरशिप कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाए, और जिससे के साथ अध्यापकों की शिक्षा और से जुड़े पाठ्यक्रम की अवधि भी बढ़ाने की बात कही गई थी। ठीक है, और इसके अंदर जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग था, जिसको हम क्या बोलते हैं, चट्टोपाध्याय आयोग भी बोलते हैं, 1983-85 में क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों में चलाई जा रही अध्यापकों की शिक्षा को 4 वर्षीय एकीकृत करने का कार्यक्रम कहा गया था। यानी जो हमारा जो चट्टोपाध्याय आयोग था, उसने कहा था भी जो हमारा जो शिक्षा का जो जिसको हम बीएड बोलते हैं, उसका जो कार्यक्रम है उसको 4 वर्षीय बढ़ाकर एकीकृत कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपको एडिटोरियल आपको जरूर पढ़ना चाहिए, काफी अच्छा एडिटोरियल है शिक्षा व्यवस्था से संबंधित। ठीक है, तो अभी हमारी जो पहली जो न्यूज़ है वह हमारी पीआईबी से संबंधित है। जो अणु ऊर्जा विभाग जिसको बोलते हैं, जो राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड ने पूरे भारत में कैंसर रोगियों की देखभाल में के सुधार के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों और उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल जो जो ओनोलॉजी के लिए एक कायता केंद्र की स्थापना की है। तो इसमें अंदर जो राष्ट्रीय केंद्र जो कैंसर ग्रिड की जो है परमाणु विभाग और इसके अनुदान सहायता संस्थान व टाटा मेमोरियल सेंटर के माध्यम से देश भर में कैंसर केंद्रों, अनुसंधान संस्थानों और रोगी समूहों और धर्मार्थों संस्थाओं का एक ऐसा नेटवर्क बनाने के लिए जो भारत सरकार की पहल है, जिसे कैंसर की रोकथाम, निदान व उपचार के लिए यानी बनाया गया है, यानी उसको विकसित किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैंसर कोशिकाओं को नियंत्रित क्षय के रूप में, जिसमें अंतिम चरण को क्या कहते हैं, जो मेटास्केराइजिम कहा जाता है। यानी जो कैंसर होता है, क्या जो हमारी कोशिकाएं होती है उसका जो नियंत्रण क्षय होता रहता है, उसकी एक प्रक्रिया है जिसका जो अंतिम चरण है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेटास्टेसाइजिंग कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो पहला कथन है हमारा सत्य है। दूसरा कथन क्या कहता है, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो दूसरा कथन भी हमारा सत्य है। तीसरा कथन क्या कहता है, कैंसर केंद्रों की स्थापना हेतु राष्ट्रीय कैंसर ग्रेड की शुभारंभ किया गया, तो ये भी हमने अभी देखा है। तो पूछा गया हमसे सही कथन, तो सही कथन कौन से, चारों ही इसके सही कथन है। ठीक है, ये दे रखा है अभी कैंसर क्या है, भी एक प्रकार की वह बीमारी है जिसे असामान्य कोशिका अनियंत्रित रूप से बढ़ती है। यानी जो कोशिका होती है वह अनियंत्रित, उनका जो निर्माण होता है वो बहुत तेजी से होता है, और जो उनका विखंडन भी होता है वो भी बहुत तेजी से होता है, और शरीर में अपने आसपास के हिस्से पर आक्रमण करती है और अनेक अंगों को फैलने के लिए अपनी सामान्य समस्याओं को पार कर लेती है। नहीं, यह शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है, यह शरीर के किसी भी अंग या उत्तक में शुरू हो सकती है। कैंसर के उपचार के लिए क्या करते हैं, कैंसर के उपचार के विकल्प के रूप में हम सर्जरी करते हैं, कैंसर की दवाएं देती हैं, या रेडियोथेरेपी आदि शामिल है। इस कैंसर से निपटने के हेतु विश्व पहल में 1965 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक विशेष जो कैंसर एजेंसी, जिसको इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर बनाई गई थी। ठीक है, इसका गठन विश्व स्वास्थ्य सभा के एक संकल्प के रूप में किया गया था, और प्रत्येक 4 फरवरी को हम विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अगली जो न्यूज़ थी यह भी हमारी कहाँ से थी, पीआईबी से बंदी थी, जिसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 15 जुलाई 2012 को कोविड टीकाकरण के अमृत महोत्सव अभियान, राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के तहत ऐतिहासिक खुराक देने की प्रेरणा के शुरू किया था। ठीक है, इस क्या था भी, इस अभियान में हम जो फ्री में जो टीकाकरण करते थे, इसके अंदर जो एक यूज हुआ है भी, जो एक हमारी जो ये है कॉर्बेट वैक्सीन है, तो ठीक है इसके बारे में जिक्र हुआ है, तो देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कॉर्बेट वैक्स पुनः संयोजन प्रोटीन का प्रयोग कर कोरोना में स्पाइक प्रोटीन को लक्षित करती है, तो इसका जो पहला कथन है वह सत्य है। यानी जो कॉर्बेट होती है वह पारंपरिक जो हमारे टीके होते हैं उससे भिन्न क्या होती है, ये क्या करती है, जो हमारा जो स्पाइक प्रोटीन को लक्षित करती है, और उसके आधार पर कोरोना के जो डीएनए होती है उन्हीं जो कोरोना का जो प्रोटीन होता है उसी के ऊपर लक्षित करती है। ठीक है, जो कॉर्बेट वैक्स का निर्माण मुख्यतः वृद्ध जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर अवस्था में हो गई उनके लिए किया जाता है, तो दूसरा कथन ये गलत है, क्योंकि जो कार्बोवैक्स है उसका निर्माण लगभग बच्चों के लिए किया गया था, जिनकी आयु लगभग 12 से 18 वर्ष के आसपास थी। ठीक है, तो उसका जो पूछा गया सही कथन, तो सही कथन कौन सा है, केवल और केवल एक। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा एक।
ठीक है, बस इसी के बारे में दे रहा है। जो कार्बोट भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित जो आरबीडी जो प्रोटीन सब्यूट यूनिट वैक्सीन है, जो किसी भी अन्य टीके के विरुद्ध यह पुनः संयोजन प्रोटीन प्लेटफॉर्म का उपयोग करता है, जो वायरस में स्पाइक प्रोटीन को लक्षित करता है और टीका कोशिकाओं को इसे दोहराने के निर्देश देने के बजाय क्लोन स्पाइस की प्रोटीन की मात्रा को इंजेक्ट किया जाता है, यानी उनके क्लोन को इंजेक्ट किया जाता है और यह किसी भी गंभीर बीमारी को पैदा होने के वायरस की क्षमता को कम करता है। और कार्बोट वायरस कोरोना वायरस यानी कि रोग रोगाणु के लिए 14 जो लगभग 12 से 14 वर्ष की आयु, ये लगभग 12 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। ठीक है, और इनके लिए आपको जो कोविन पोर्टल है उस पर आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। और ये इनके लिए बच्चों को जो जब सप्ताह में यानी 4 सप्ताह में एक खुराक दी जाती है। ठीक है, 28-28 अंतराल के बीच में। ठीक है, अगली जो न्यूज़ थी हमारी, ये भी लगभग द हिंदू में भी थी और दैनिक जागरण में भी थी और ये पीआईबी में थी। ये क्या था कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो संयुक्त नदी आयोग का गठन किया गया था, जो संयुक्त नदी आयोग था उसकी जो 38वीं मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी और इसका गठन हुआ था लगभग 1972 के अंदर। दोनों देशों में मौजूद नदियों के जल समझौते को यानी साझा करने और बाढ़ जो आंकड़ों को साझा करने व नदी के प्रदूषण को रोकना, नदियों में गाद जमा होने व उनके प्रबंधन व संयुक्त अध्ययन करने के लिए नदी तटों की सुरक्षा के लिए कार्य करना शामिल था। ठीक है, तो ये कार्य के लिए बैठक हुई थी जिसके अंदर ये लक्ष्य रखे गए थे और दोनों पक्षों ने एक दो कुशियारा नदी के पानी को अंतरिम तौर पर साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन मसौदे का अंतिम रूप दिया था। और इसके अंदर एक तो यार कुशियारा नदी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है और एक इसके अंदर में जो फैनी नदी की बात हुई ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और यही न्यूज़ हमारी दैनिक जागरण के अंदर थी। ठीक है, क्या कहता है, हाल ही में समाचारों में रहने वाली कुशियारा नदी निम्न में से किसकी एक सहायक नदी है। ठीक है, तो ये हमारी किसकी है, एक बराक की सहायक नदी है जो हमारे जो बांग्लादेश और भारत की सीमा भी बनाती है। ठीक है, ये कुशियारा नदी बांग्लादेश और असम यानी भारत में एक विवर्तिका नदी है, यानी एक प्रकार की सहायक नदी है। यह बराक नदी की एक शाखा के रूप में भारत में और बांग्लादेश की सीमा बनाती है। जब बराक कुशियारा और सुरमा से अलग होती है। ठीक है, कुशियारा नदी की सहायक नदी में से मणिपुर, मिजोरम और असम के जल प्राप्त होता है। ठीक है, कुशियारा नदी की जो भी सहायक नदी है उनको कहाँ से, मणिपुर से, मिजोरम से और असम से जल प्राप्त होता है। फेनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से, दक्षिण पूर्व त्रिपुरा जिले से होता है और यह सबरूम शहर से गुजरती है। ठीक है, बांग्लादेश में प्रभावित होती है तथा आगे वो जगह बंगाल की खाड़ी में मिलती है। और इस नदी के पास शहर होने के कारण के लिए कृषि के महत्व यानी कृषि के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नदी को आजीविका का स्रोत है यानी पानी पीने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो इसकी लंबाई के लगभग इस पर एक 1.5 किलोमीटर मैत्री सेतु, ठीक है, इस नदी के ऊपर क्या बनाया गया था, एक जो फैनी नदी है उस पर मैत्री सेतु नाम का एक जो मैत्री सेतु बनाया गया है जो लगभग कितना है 1-2 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, अगली जो न्यूज़ थी वह जनजातीय मंत्रालय द्वारा एक आवास अभियान शुरू किया गया था। ठीक है, आश्वासन अभियान के तहत जो लगभग 68,000 से अधिक घरों पर टीबी की जांच के लिए किया गया था और ये न्यूज़ द हिंदू के अंदर भी थी। ठीक है, क्या कहते जो क्वेश्चन क्या कहता है, आश्वासन अभियान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आश्वासन अभियान मंकी पॉक्स की जांच हेतु जनजातीय मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए। तो अभी हमने देखा है जो आवासीय अभियान है ये मंकी पॉक्स नहीं है, किसके लिए, टीबी के लिए है। ठीक है, तो पहला कथन हमारा गलत हो जाता है। दूसरा क्या कहता है, आश्वासन अभियान केवल पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा शुरू किया गया अपनी तरह का प्रथम अभियान है। तो इसका दूसरा कथन भी गलत हो जाए क्योंकि ये अभियान किस क्षेत्र में, ये हमारा जो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश का क्षेत्र है इस क्षेत्र का है। ठीक है, इसके अंदर ये कहीं दे रखा हुआ। ठीक है, तो इस क्षेत्र में है। ठीक है, क्या कहता है, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत अपने आश्वासन अभियान के तहत लगभग 68,000 से अधिक गांवों को 1 करोड़ से अधिक लोगों की जांच की गई है। और जो आश्वासन अभियान की शुरुआत लगभग 174 आदिवासी जिलों में तपेदी यानी टीबी के सक्रिय मामलों का पैदा होने के लिए महाराष्ट्र और नंदुरबार जिले के इस साल जनवरी में की गई थी। ठीक है, लगभग महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के क्षेत्र के अंदर। अगली जो न्यूज़ थी वह शायद द हिंदू की और दैनिक जागरण की फ्रंट पेज की न्यूज़ थी जिसमें कहा था जो झारखंड के जो मुख्यमंत्री है हेमंत सिंह, उनकी विधानसभा की जो सदस्यता है वह यानी खत्म होने यानी सदस्यता के त्यागने की बात कही गई थी, यानी उनकी जो सदस्यता है अब पूर्ण रूप से रद्द होने की बात कही गई थी। ठीक है, इसके अंदर ही हमने जो कल हमने देखा था, क्या देखा था भी, जो संविधान का अनुच्छेद 102 और 191 में सांसद और विधायकों को किसी भी यानी लाभ के पद की मनाही की बात करता है, भी किसी भी अन्य पद की नहीं रह सकता है जहाँ वेतन भत्ते बाध्य अप्रत्यक्ष रूप से मिलते हों। ठीक है, आज जो क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्यमंत्री राज्यपाल के
प्रसाद पद यानी जो प्रसाद पद धारण करता है। तो इसका जो पहला कथन है वह सत्य है, क्योंकि मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पद धारण तो करता है, ठीक है, मगर इसके अंदर की मेन तो बात यह है, मगर मुख्यमंत्री राज्यपाल उसको अपनी मर्जी से नहीं हटा सकता है, उनको तब तक नहीं हटा सकता जब तक कि मुख्यमंत्री को मंत्रिपरिषद का यानी विधानसभा के अंदर बहुमत प्राप्त होता है, ठीक है। मुख्यमंत्री को राज्यपाल की उपस्थिति में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा पद से एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। तो इसका जो दूसरा कथन है वह गलत है, क्योंकि मुख्यमंत्री को शपथ है वो राज्यपाल द्वारा ही दिलाई जाती है, न कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा, जबकि मुख्य न्यायाधीश जो हमारे मुख्य न्यायाधीश है वह राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं, ठीक है। अगला कहता है विधानसभा के सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। तो इसका तीसरा कथन सत्य है। तो हमसे पूछा गया सही कथन, तो सही कथन कौन से, 1 और 3, 1 और 3 कौन सा हमारा ए, ठीक है। अगली थी वही जो हमारी जो न्यूज़ थी वह रेवड़ियों के बांटने से विवादित मुद्दा था, जिसमें राज्य सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था। तो इसके अंदर जो जनप्रतिनिधि कानून है उसकी बात की गई थी, धारा 123 की, ठीक है। तो अब देख लेते हैं जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का कोई भी व्यक्ति केवल विधानसभा हेतु 2 सीट का चुनाव का पात्र होता है, ठीक है। तो पहला कथन ये गलत हो जाता है, क्योंकि न एक तो ये भारत का कोई भी व्यक्ति का मतलब ये होता है भी उसके अंदर विदेशी भी आ जाता है, ऐसे व्यक्ति भी आ जाते हैं जो अभी भारत के नागरिक नहीं हैं, ठीक है। तो ये कथन गलत हो जाए। उसके हिसाब से ये विधानसभा के साथ साथ लोकसभा भी जो चुनाव होते हैं उनके में भी 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। अगला कहता है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर केवल इन्हीं श्रेणियों के व्यक्ति चुनाव के पात्र होंगे, ठीक है। तो दूसरा कथन इसका सत्य है, यानी जो आरक्षित जो सीटें होती है उसमें केवल अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं। पूछा गया सही कथन, तो सही कथन कौन सा है, केवल और केवल बी, ठीक है। ये दे रखा है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33 के अनुसार व्यक्ति लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव या फिर उपचुनाव के एक साथ 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। और इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए 1966 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करके अधिकतम 2 सीटों के चुनाव लड़ने का नियम बनाया गया था, ठीक है। और अभी जो क्वेश्चन एक बार दो पिछली बार यानी 2021 के अंदर यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन आया था जिसके अंदर 3 सीटों का जिक्र किया गया था, ठीक है। तो इस वजह से क्वेश्चन वह गलत हो जाता था, ठीक है। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए आरक्षित सीटों के लिए उम्मीदवार वही श्रेणी के लिए लड़ सकते हैं, ये हमने देख लिया, ठीक है। अगली जो न्यूज़ थी हमारी जो सुप्रीम कोर्ट की जो पहली कार्रवाई है वह लाइव स्ट्रीमिंग हुई है। तो उस पर ये एक बात कहा गया, इसमें एक बात कही गई है, ये कहाँ को या किस चीज़ के बारे में लाइव स्ट्रीमिंग हुई है। तो ये हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश थे NV रमणा, उनकी जो विदाई थी उनको उनकी जो विदाई का जो समारोह था उसको लाइव किया गया था। तो इसमें एक अदालत ने कहा था, शीर्ष अदालत ने कहा था भी जो लाइव स्ट्रीमिंग है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि आप समाज में फैली झूठी असंगति के कारण भयभीत हैं, जिसके कारण आप अपने क्षेत्र में आए स्वास्थ्य अधिकारियों की एक टीम के टीकाकरण अभियान में शामिल नहीं होना चाहते हैं, ठीक है। तो भारतीय संविधान आपको किस अनुच्छेद के तहत यह अधिकार देता है, ठीक है। तो ये जो सारा कथन है, इस प्रकार के यूपीएससी बहुत क्वेश्चन पूछती है, यानी जो पॉलिटी से ऐसे ही क्वेश्चन यानी मूल अधिकार से आपको ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये कौन सा अधिकार होता है हमारा आर्टिकल 21, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई इंसान वैक्सीन नहीं लगवाना चाहता है तो सरकार उसको यानी फोर्स नहीं कर सकती है वैक्सीन के लिए, ठीक है। कि अगर भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 कहता है कि देश के किसी भी इंसान को उनके जीवन या उसकी स्वतंत्रता वंचित नहीं किया जा सकता, न ही किसी व्यक्ति को भारत के कानून के समक्ष समता या कानून के समान संरक्षण से वंचित किया जा सकता है, ठीक है। यह उसका एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 21 को समझा जाए तो भी आम इंसान वैक्सीन लगवाने के लिए इनकार भी कर सकता है, यानी उसे टीका लगवाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी माना है कि राज्यों व अन्य प्राधिकरण द्वारा कोविड-19 महामारी के खिलाफ वैक्सीन लगाने का आदेश उपयुक्त नहीं है, ठीक है। तो यानी वैक्सीन लगवाना किसी के लिए जरूरी है, तो ये कहा गया भी ये उपयुक्त नहीं है, उनका मौलिक अधिकार है, ठीक है। अगली जो न्यूज़ थी हमारी जो युद्ध में अंदर दुश्मनी पोत कर यानी एक तो टैंक था हमारा जोरावर नाम का, वो हमारी सेना के अंदर शामिल किया गया है, ठीक है। तो इसकी जो विशेषता हम देख लेते हैं, ये इस जो टैंक है इसका जो वजन है लगभग 25 टन है, और यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रोन एकीकरण व एक सक्रिय सुरक्षा प्रणाली के तहत तमाम आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस टैंक में मिसाइल सिस्टम, मुख्य तोप सहित अन्य हथियार प्रणालियां भी शामिल है, और यह हल्का होने के कारण यह कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में भी जाने में सक्षम है, ठीक है।
एक ये लाइट भी, ये यही चीज़ दे रखी है भी, यानी हल्का वजन होने से ये कहीं पे भी जा सकता है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ ये दे रखी है, यही चीज़ें इसके अंदर दे रखी है। एक जो इसके अंदर एक ड्रोन की बात हो रही है, जिसको जिसको इनका स्वार्म ड्रोन है। ठीक है, ये क्या है भी, स्वार्म ड्रोन एक साथ कई ड्रोन होते हैं और ये दुश्मन के इलाके में घुसकर अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मदद करने में, लक्ष्य साधने में मदद करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या कहता है अभी, जोरावर टैंक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जोरावर का निर्माण मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत किया गया, तो इसका पहला कथन हमारा सत्य है। अगला कथन क्या कहता है अभी, जोरावर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एवं ड्रोन तकनीकी से सुसज्जित है, तो इसका दूसरा कथन भी हमारा सही है, क्योंकि अभी हमने देखा है। ठीक है, अगली जो न्यूज़ थी हमने देखा था भी, जो रमणा बोले भी अंतिम सांस तक अपना जो, यानी क्योंकि वो अभी अपने पद से, यानी उनका जो कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो उनके बारे में ये न्यूज़ थी। ठीक है, कहता क्या है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्य न्यायाधीश के मामले के आवंटन के विशेषाधिकार का प्रयोग होता है। जो हमारे मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनको जो मामले होते हैं उनके आवंटन का विशेषाधिकार होता है, तो इसका जो पहला कथन हमारा सत्य है। ठीक है, अगला क्या है, जो मुख्य न्यायाधीश मामलों में न्यायाधीशों की संख्या तय करने की भी शक्ति उनके पास होती है। ठीक है, तो इसका दूसरा कथन भी हमारा क्या है, सत्य है। ठीक है, तो पूछा गया सही कथन, तो सही कथन कौन से, हमारे दोनों ही कथन क्या है, सही है। ठीक है, अगली क्या कहते हैं भी, जो यही दे रखा है बस, ये इसी के बारे में, जो हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं, जो प्रशासनिक शक्तियां दे रखी है, जो कार्यकाल उनके बारे में देखा है भी, वो कितने जज होंगे, कौन सी पीठ को कौन सा मामला देना है, ये सारे के सारे इस बात में अंदर कहा गया है। ठीक है, अगली जो न्यूज़ थी वह लाखों बच्चे अनाथ में, लेकिन ये इसके अंदर जैसे ये कहा गया भी, लाखों बच्चे अनाथ हैं, फिर भी आपको जो गोद लेने के लिए आपसे 3 से 4 साल की प्रक्रिया लगती है। इसके अंदर एक जिक्र किया गया काराखंड, जिसको बोलते हैं हम सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी का। ठीक है, देख लेते हैं क्या चीज़ है। क्या कहता है, केंद्रीय दत्त ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक वैधानिक निकाय है जो बच्चों की गोद लेने हेतु एक नोडल निकाय के रूप में कार्य करती है। ठीक है, तो इसका जो पहला कथन है वह हमारा क्या है, सत्य है। दूसरा क्या कहता है, यह मानव संसाधन व विकास मंत्रालय के तहत एक नोडल एजेंसी है, तो इसका दूसरा कथन हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, तो पूछा गया सही कथन, तो सही कथन कौन सा है, केवल और केवल एक। ठीक है, जो केंद्रीय दत्त प्राधिकरण की स्थापना यानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत की गई है, न कि इसकी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत। ठीक है, और ये क्या है, वैधानिक निकाय है, और यह भारत में बच्चों को गोद लेने के लिए एक नोडल निकाय के रूप में कार्य करता है, और देश में और अंतर्देश में गोद लेने की निगरानी व विनियमन के लिए अनिवार्य है। 2003 में भारत सरकार द्वारा अनुसमर्थित अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण कर, यानी ये जिसको अनुसमर्थित अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण 1993 पर हैग कन्वेंशन, कौन सा, जो हैग कन्वेंशन के प्रावधानों के अनुसार अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण निपटारे के लिए कारा व केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया था। ठीक है, कारा का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य रूप से अपनी संबंध मान्यता व दत्त ग्रहण एजेंसियों के माध्यम से अनाथ व परिपक्व व आत्मसमर्पण करने वाले बच्चों को गोद लेने की बात कही गई है। ठीक है, अगली जो न्यूज़ थी हमारी एथेनॉल से संबंधित थी। जो एथेनॉल को बढ़ाने के लिए सरकार ने कहा है भी, हम जो एथेनॉल को अभी जो हमारा जो पेट्रोल के अंदर है उससे एथेनॉल की मात्रा हम बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी जो वर्तमान में इस एथेनॉल के उपयोग कितना कर रहे हैं हम, 10% कर रहे हैं, तो उसको बढ़ाकर हम कितना करने की 20% की उम्मीद है। वैसे हमने इसका लक्ष्य रखा है 2030 तक। ठीक है, जो हमारा जो COP 66 हुआ है, यानी COP 26 हुआ था, उसके अंदर हमने लक्ष्य रखा था जो हमारा जो एथेनॉल है उसका हम उपयोग 2030 तक है लगभग जो पेट्रोल के अंदर 30% यानी 20% कर देंगे। ठीक है, जबकि अभी हमने कहा गया है भी अभी हम जल्द ही इसको करने वाले हैं, तो अब हमने जो लक्ष्य रखा गया उससे पहले ही हम इसका प्रयोग कर लेंगे। जबकि नीति आयोग ने इसके अंदर कहा भी, हम जो इस पर अगर इथेनॉल का उपयोग करते हैं तो हम 50,000 करोड़ रुपए तक का रुपये बचा सकते हैं। ठीक है, जो एथेनॉल के क्या है, एथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से जो गन्ने की फसल से होता है, लेकिन जो शर्करा वाली कई अन्य फसलों से भी ये तैयार किया जा सकता है। ठीक है, जो पर्यावरण के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। ठीक है, इस एथेनॉल में 25% से कम में कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन को और सल्फर डाइऑक्साइड को भी कम करता है। जिसके अलावा एथेनॉल हाइड्रोजन के उत्सर्जन को भी कम करता है, जिसको हाइड्रोकार्बन को भी। ठीक है, और इसमें कहा गया भी 2019 में नीति के अनुसार 2030 तक हम 20% जो एथेनॉल का मिश्रण का लक्ष्य का रखा था। जो डीजल और बायोगैस के अंदर इसने हमने 5% का लक्ष्य रखा था। ठीक है, तो पेट्रोल के अंदर हम 20% इथेनॉल, और जो डीजल है उसके लिए 5% इथेनॉल की बात कही गई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है, इथेनॉल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इथेनॉल का निर्माण हाइड्रेशन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, तो इसका जो पहला कथन है वह बिल्कुल सत्य है।
हैं। दूसरा कथन क्या है, इथेनॉल के प्रयोग में 50% से अधिक मात्रा कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जित होती है। तो इसका जो दूसरा कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने देखा जो इथेनॉल के अंदर लगभग 35% से कम मात्रा की कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, जिससे पर्यावरण को काफी फायदा होता है। ठीक है, तो पूछा गया सही कथन, तो सही कथन कौन सा है, केवल और केवल एक। ठीक है, ये दे रखा है इथेनॉल से मिश्रण। इथेनॉल एक प्रमुख जैव ईंधन है, ठीक है, जो संभाविक रूप में खमीर द्वारा सर्क यानी जो हमारी जो शर्करा होती है यानी जो गन्ना होता है उससे हम इसका उत्पादन कर सकते हैं। जो इथेनॉल होती है जो हाइड्रेशन जैसी पेट्रोलियम प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादित किया जा सकता है। इथेनॉल कार्यक्रम के अंदर जो इसका उद्देश्य है अभी कच्चे तेल के आयात पर देश की निर्भरता को कम करना और कार्बन उत्सर्जन में कटौती करना और किसानों की आय को बढ़ाना हमने इसके अंदर लक्ष्य रखा है। और भारत सरकार ने 2030 तक पेट्रोल के अंदर कितना 20% इथेनॉल का लक्ष्य रख रहा है, जो कि 2025 तक बढ़ाया दिया गया है। ठीक है, अगला क्या है इथेनॉल में और क्या है पेट्रोल, इससे काम क्या है तो हमारे जो पेट्रोल पर जो निर्भरता है वह कम हो जाएगी इथेनॉल से। जो इथेनॉल से जो गैसोलीन में मिलाकर कार चलाने के लिए आवश्यक पेट्रोल की मात्रा को कम कर सकता है और इससे आयात हम जो पेट्रोल करते हैं वो महंगे व प्रदूषणकारी पेट्रोलियम पदार्थ पर निर्भरता हमारी कम हो जाएगी। और आज हम जो जितना भी तेल यूज करते हैं उसका 35% क्या करते हैं 85% आयात करते हैं। जो आर्थिक लाभ भी होगा, क्योंकि हम जो पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन जो करते हैं उसका 2020-21 में लगभग जो 551 मिलियन अमेरिकी डॉलर था वह बढ़कर कितना हो गया 185 मिलियन हो गया है। ठीक है, 185 मिलियन टन हो गया है। ठीक है, इसके बाद में जो मुख्यतः जो पेट्रोलियम उत्पादों का उपयोग परिवहन के लिए ही किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर कहा गया और इसके साथ में जो हमारा जो प्रदूषण है वह भी क्या होगा कम होगा। इथेनॉल भी कम प्रदूषण ईंधन होते हैं, पेट्रोल की तुलना में कम लागत के साथ हमें कम लागत में हमें वही पावर मिलती है जो पेट्रोल से हमें मिलती है। ठीक है, एक लगली न्यूज़ क्या कहती है, ये कहता है जो खाद्य पदार्थ के अंदर जो हमारा जो भी हम खाद्य पदार्थ के अंदर जो तेल इस्तेमाल करते हैं उसको हम जब बार बार अगर उसको उपयोग करते हैं तो उससे क्या होता है अभी यानी कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी हो सकती है। ठीक है, इसके अंदर कहा गया, तो इसके अंदर एक बात क्या है जो ये मानक तय करती है वह हमारी जो भारतीय खाद्य एवं मानक प्राधिकरण द्वारा जो खाद्य सुरक्षा नियमों के अनुसार भारत में खाद्य तेल को एक बार से अधिक उपयोग करना निषेध है। यानी अगर हम एक बार कोई तली हुई चीज़ होती है उसको उसी यानी तेल में या उसी रिफाइंड में दोबारा तलते हैं तो वह कानूनी अपराध होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंदर एक सांविधिक निकाय है। तो सांविधिक निकाय कौन सी निकाय है जिसको हम एक अधिनियम के माध्यम से बनाते हैं। तो इसका तो पहला कथन गलत हो जाए, क्योंकि इसको एक कानून के तहत बनाया गया न कि एक अधिनियम लाकर। ठीक है, अगला कहते हैं भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के अध्यक्ष के साथ कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है 23 होती है। ठीक है, तो दूसरा कथन सत्य है, क्योंकि एक इसका अध्यक्ष होते हैं प्लस में 22 इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, तो पूछा गया सही कथन, तो सही कथन कौन सा है, केवल और केवल बी, तो आंसर हो गया हमारा बी। ठीक है, यानी दूसरा कथन हमारा सत्य है। तो बस यही दे रखा है हमारा जो इसके बारे में दे रखा है, ये इसका मुख्यालय कहाँ पर है हमारा दिल्ली के अंदर है। ठीक है, इसके अंदर अध्यक्ष होते हैं 22 इसके सदस्य, जिसमें एक तिहाई क्या होती है महिलाएं होती हैं। ठीक है, और जो अध्यक्ष होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है, केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। और जो खाद्य प्राधिकरण जो मानक निर्धारित करती है और वैज्ञानिक समितियों और पैनल प्रवर्तन एजेंसियों समन्वय और केंद्रीय सलाहकार समिति प्रदान करती है। और इसकी जिम्मेवारी क्या होती है, भी राज्य सुरक्षा के लिए आयुक्त भी नियुक्त करती है। ठीक है, अगला जो न्यूज़ थी हमारी फूलों की घाटी में गोल्डर फन का हमला। ठीक है, जो फूलों की घाटी कहते हैं उनके अंदर जो अभी एक नई प्रजाति है जो पनपती है। ठीक है, जिसको हम एक है यह प्रजाति जिसको हम क्या कहते हैं जो गोल्डन फर्न बोलते हैं, वह क्या करती है जो फूल होते हैं उसके आसपास ये क्या करती है भी और फूल उगने नहीं देती है। तो वह उतनी भूमि को क्या कहती है यानी बंजर टाइप में बना देती है, ताकि और फूल वहाँ पर नहीं उगते, वह भूमि है वह खाली पड़ी रहती है। ठीक है, इसके बारे में इसमें कहा गया है। अगला क्या था कि अभी फूलों की घाटी क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है, तो पहला कथन सत्य है। फूलों की घाटी विश्व धरोहर स्थल नंदा देवी अभ्यारण्य का एक भाग है, तो इसका दूसरा कथन भी हमारा क्या है सत्य है। तो पूछा गया सही कथन, तो सही कथन कौन से, हमारे दोनों ही कथन क्या है सही है। ठीक है, तो यही दे रखा है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान एक फूलों की घाटी नाम दिया गया, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं वैली ऑफ फ्लावर भी कहते हैं। यह भारतवर्ष में उत्तराखंड राज्य में स्थित है और यह फूलों की घाटी विश्व संगठन यानी जो
जो यूनेस्को द्वारा 1982 में इसे विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया था। और यह नंदा देवी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का ये एक भाग है, जो हिमालय के क्षेत्रीय पिरामिड घाटी या फिर पिंड वैली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एक ये न्यूज़ थी पीआईबी के अंदर, जिसके अंदर क्वेश्चन तो नहीं है, मगर ये फिर भी है भी। जो राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर हमने जो केंद्रीय सिविल प्रक्रिया कही गई थी, जो राष्ट्रीय खेल दिवस हम 29 अगस्त को मनाते हैं, और यह हॉकी के हमारे जो दिग्गज मेजर ध्यानचंद की जन्म तिथि के उपलक्ष्य में मनाते हैं। और इन्होंने लगभग 1928, 1932 और 1936 में 3 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।